नाम है माहीन, आप देख रहे हैं ब्लास्ट रिएक्शंस। और आज की वीडियो में हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं रतन टाटा वर्सेस मुकेश अंबानी, हु इज रिचर। तो हम लोग बेसिकली एक कंपैरिजन करने वाले हैं, तो देख लेते हैं। शुक्र है इस बार पाकिस्तान और इंडिया में तो कोई रिएक्शन वो नहीं है, कंपैरिजन। दोनों के बारे में हमने जो है हमें पता है कि दोनों का काफी नाम है, मतलब बट आज हम जो है वो एक कंपैरिजन करने वाले हैं कि ज्यादा कौन रिच है। एग्जैक्टली। तो देख लेते हैं कि इस कंपैरिजन का क्या नतीजा निकलता है। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टाटाज और अंबानीज इनमें से असली में रिच कौन है। तो इससे पहले हम टाटाज और अंबानीज के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि कैसे इनकी शुरुआत हुई और उनके वैल्यूज और एथिक्स क्या है, ताकि ये केस स्टडी आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो शुरुआत करेंगे टाटा ग्रुप की हिस्ट्री से। टाटा ग्रुप की शुरुआत मिस्टर जमशेदजी टाटा ने की, जिनका जन्म 1839 में गुजरात के नवसारी में हुआ था। 14 साल तक वो वहीं पर पले बढ़े और उसके बाद मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कुछ साल उन्होंने अपने पिता के साथ काम किया और उसके बाद उन्होंने बिजनेस करने के बारे में सोचा। वो पीरियड बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं था। देश की स्थिति काफ़ी वोलेटाइल थी, ज़्यादातर बिजनेसेस पर अंग्रेजों का कंट्रोल था और ऐसे में कोई बिजनेस स्टार्ट करना एक बड़ा चैलेंज था। ऐसे में 1868 में जब वो 29 साल के थे तब उन्होंने 21,000 रुपये के कैपिटल से एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। उन्हें अपने बिजनेस की शुरुआत टेक्सटाइल बिजनेस से करनी थी, यानी कपड़ों के कारोबार से करनी थी, जिसके लिए वो इंग्लैंड चले गए। वहां से आने के बाद उन्होंने मुंबई के चिंच पोकली में एक बैंकरप्ट ऑयल मिल को खरीद लिया और उसे कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया। जल्दी उन्होंने अपनी कॉटन मिल को प्रॉफिटेबल बनाया और अच्छे खासे प्रॉफिट पर उसे बेच दिया। कॉटन बिजनेस का और डिटेल में स्टडी करने के लिए वो फिर से एक बार इंग्लैंड चले गए और वहां पर उन्होंने डिटेल में टेक्सटाइल बिजनेस का स्टडी किया। वहां के जो टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स थे उनकी क्वालिटी और एक्सपर्टीज को देखकर वो हैरान रह गए। साथ ही वहां की जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी काफी सुपीरियर थी। तो उन्होंने इंडिया में भी ऐसी एक बेस्ट टेक्सटाइल कंपनी शुरू करने के बारे में सोचा। उस टाइम बिजनेसेस के लिए मुंबई एक आइडियल लोकेशन थी। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पहली कंपनी मुंबई में नहीं बल्कि नागपुर में शुरू की, क्योंकि अपनी इस कॉटन मिल के लिए उन्हें ऐसी सिटी चाहिए थी जो उनके 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को क्लियर करे। तो उनके 3 मेन क्राइटेरियाज थे कि वो सिटी उन एरियाज में हो जहाँ पर कॉटन का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। दूसरा फैक्टर ये था कि वहाँ पर रेलवे जंक्शन भी हो ताकि उनका टेक्सटाइल का माल इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये थी कि वहाँ पर फ्यूल और वाटर दोनों भी आसानी से अवेलेबल हो। और इन तीनों चीज़ों के हिसाब से नागपुर एक आइडियल सिटी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर उन्होंने अपनी टेक्सटाइल मिल शुरू की। उस टाइम उन्होंने अपने मिल के जो वर्कर्स हैं उनके लिए नई नई इनिशिएटिव्स लाए, जैसे कि उनके लिए पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, अच्छे वर्क प्लेसेस एटसेट्रा। और ये चीज़ें उस टाइम कॉमन नहीं थी। उस टाइम वर्कर्स को बहुत ही खराब कंडीशंस में और खराब वर्क प्लेसेस में काम करना पड़ता था और उन्हें तब पीएफ जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलती थी। अपनी इस टेक्सटाइल मिल को सक्सेसफुली चलाने के बाद उन्होंने अपना फोकस अपने अगले 3 गोल्स पर लगाया। उनका पहला गोल था कि एक आयरन और स्टील कंपनी सेटअप करना, दूसरा गोल था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना और तीसरा गोल था कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खड़े करना। जब वो यूएस की विजिट पर थे तब उन्होंने नायग्रा फॉल पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है उसे देखा और उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न घाट पर लोनावला खंडाला का जो एरिया है वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन उस प्रोजेक्ट को वो पूरा नहीं कर पाए। बाद में उस प्रोजेक्ट को उनके बेटे दोराबजी टाटा ने पूरा किया। अपने जीते जी मिस्टर जमशेदजी टाटा इन तीनों में से एक भी गोल को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इन 3 गोल्स पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने इन प्रोजेक्ट्स पर काम करना जारी रखा और आगे चलकर उन्हें कंप्लीट भी कर दिया। मिस्टर जमशेदजी टाटा को इंडियन होने की वजह से एक बार एक 5 स्टार होटल में एंट्री नहीं दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना खुद का 5 स्टार होटल खोलने के बारे में सोचा जहां पर सारे इंडियंस को एंट्री मिल सके। तो उसके बाद उन्होंने बहुत ही फैंसी और 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी वाला इंडिया का पहला 5 स्टार होटल बनाया, जिसका नाम आज हम सभी को पता है, जो कि है ताजमहल होटल। अपने बिजनेस सक्सेस के चलते वो बहुत ही अमीर पर्सन बन गए। जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया तब से ही उनका फोकस इस चीज पर था कि इंडिया को गरीबी से बाहर निकाला जाए और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाया जाए, जिसके लिए उन्होंने शुरुआत से ही फिलैंथ्रोफी पर काम किया है। 1892 में उन्होंने जीएन टाटा एंडोमेंट फंड शुरू किया, जिसके जरिए जिन स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए दूसरी कंट्री में जाना था उन्हें हेल्प करते थे। ये एंडोमेंट सभी के लिए थी, फिर चाहे वो पर्सन किसी भी कास्ट का हो। मिस्टर जमशेदजी टाटा को पढ़ना पसंद था और अकेडमिक्स में उनका काफ़ी इंटरेस्ट था और इसलिए उनकी ये सोच थी कि अगर इंडिया को आगे ले जाना है और गरीबी से बाहर निकालना है तो यहाँ के जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें सपोर्ट करना होगा। इसके चलते ही
उन्होंने आगे चलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू करने के बारे में सोचा, जो कि आज दुनिया के टॉप कॉलेजेस में आता है। उसके लिए उन्होंने अपनी पर्सनल वेल्थ में से 30 लाख रुपीस डोनेट किए, लेकिन IISc भी उनके जीते जी बन नहीं पाया। आगे चलकर उनके बेटे दोराब जी ने ही उनका ये भी सपना पूरा किया और 1911 में IISc शुरू हुआ। तो उन्होंने अपनी वेल्थ का उपयोग इंडिया को एम्पावर करने के लिए किया। वो सारे इंडियंस के बारे में बहुत सोचते थे। जैसे कि हमने देखा कि उनका एक गोल ये भी था कि एक स्टील कंपनी शुरू करना, और उसके लिए उन्होंने पहले ही प्लान बनाया था। उसके लिए उन्होंने टाउनशिप का कॉन्सेप्ट रेडी किया था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे दोराब जी को कहा था कि जब ये टाउनशिप रेडी होगी तब उसमें कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनके रहने का इंतजाम किया जाएगा। उस टाउनशिप में अलग अलग तरह के पेड़ रहने चाहिए, लॉन्स गार्डन्स रहने चाहिए, प्लेइंग ग्राउंड्स रहने चाहिए, साथ ही हिंदू टेम्पल्स, मस्जिद और चर्च भी रहने चाहिए। वो धर्म और जात पात से आगे का सोचते थे। उनके लिए बस एक ही चीज़ मैटर करती थी, वो है इंडिया। 1904 में जमशेदजी टाटा की डेथ हुई। उसके बाद टाटा ग्रुप का बिजनेस उनके बेटे दोराबजी टाटा ने हैंडल किया। अपने पिता का विजन रियलिटी में उतारने के लिए मिस्टर दोराबजी टाटा ने अपनी जान लगा दी। उन्होंने जमशेदजी ने सोचा हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंप्लीट किया। बाद में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पर भी काम करना शुरू किया और साक्षी नाम के विलेज में उन्होंने अपना ही स्टील प्लांट शुरू किया। जमशेदजी ने जैसी टाउनशिप सोची थी वैसी ही टाउनशिप उन्होंने रेडी की। बाद में उस टाउनशिप का नाम जमशेदपुर हो गया। तो मिस्टर दोराबजी टाटा ने जमशेदजी के जो तीनों भी गोल्स हैं उन तीनों गोल्स को पूरा किया। यानी IISc जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उन्होंने खड़े किए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शुरू किया और साथ ही स्टील कंपनी भी शुरू की। दोराबजी टाटा ने भी जमशेदजी ने जो प्रिंसिपल सेट किए थे उन्हें फॉलो किया और उनके फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स को जारी रखा। उन्होंने इंडिया की जो पहली ओलंपिक टीम है उसे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। साथ ही आगे चलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भी शुरू की ताकि सोशल वर्क एजुकेशन को भारत में बढ़ावा मिले। दोराबजी टाटा के बाद 1938 में मिस्टर जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा, दैट इज मिस्टर JRD टाटा, टाटा सन्स के चेयरमैन बने। तब JRD टाटा की उम्र 34 साल थी और टाटा ग्रुप की टोटल 14 कंपनीज थी। मिस्टर JRD टाटा एक पैशनेट बिजनेसमैन थे, जिन्होंने बहुत ही पैशनेटली और अग्रेसिवली इन बिजनेसेस को आगे बढ़ाया और एक के बाद एक नए बिजनेसेस शुरू किए। उन्होंने टाटा एयरलाइंस शुरू की और उसकी पहली फ्लाइट कराची से मुंबई उन्होंने खुद चलाई। टाटा एयरलाइंस इंडिया की पहली एयरलाइन कंपनी थी और उसे मिस्टर JRD टाटा ने एक बेस्ट एयरलाइन कंपनी बनाई। बाद में उसका कंट्रोल गवर्नमेंट ने ले लिया और उसका नाम एयर इंडिया कर लिया। गवर्नमेंट ने एयर इंडिया का कंट्रोल लेने के बाद भी JRD टाटा को ही एयर इंडिया का चेयरमैन रखा। जब तक वो एयर इंडिया के चेयरमैन थे उन्होंने एयर इंडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया। बाद में 1977 में मोरारजी देसाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने JRD टाटा को एयर इंडिया के चेयरमैन पद से हटा दिया। तो JRD टाटा ने टाटा केमिकल शुरू की, टाटा टी शुरू की, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी दैट इज टेल्को शुरू की, जिसका नाम अब टाटा मोटर्स है। TCS जो कि फिलहाल इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, उसे उन्होंने 1968 में शुरू किया। तो इस तरह कई सारी कंपनीज को उन्होंने शुरू किया। जब वो चेयरमैन बने तब टाटा ग्रुप की 14 कंपनीज थी और जब 1991 में उन्होंने टाटा सन्स का चेयरमैन पद छोड़ा तब टाटा ग्रुप की 95 कंपनीज थी। अपने बिजनेसेस के साथ ही उन्होंने अपने सोशल वर्क पर भी ध्यान रखा। 1941 में उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया ताकि लोगों की कैंसर ट्रीटमेंट कम से कम कॉस्ट में हो पाए। लगभग 53 साल के लिए वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास अपना कोई पर्सनल प्लेन नहीं था। साथ ही जिस घर में वो रहा करते थे वो उनका खुद का नहीं था, वो उन्होंने रेंट पर लिया था। उनके लिए ग्रुप के प्रिंसिपल्स और वैल्यूज बहुत मायने रखते थे। एक बार उनका एक पेन गुम हो गया था जो कि उन्होंने इंग्लैंड से खरीदा था। अपना पेन खोने के बाद उन्होंने अपनी ये बात कंपनी के किसी एग्जीक्यूटिव से कही कि मेरा पेन गुम हो गया है, अगर आप में से किसी को मिलता है तो जरूर बताएं, वो पेन मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। कुछ टाइम बाद कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव इंग्लैंड की ट्रिप पर जाते हैं और उन्हें JRD टाटा की पेन की वो बात याद आती है, इसलिए वो वैसा ही पेन खरीद कर मिस्टर JRD टाटा को दे देते हैं। उसे देखकर JRD टाटा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वाओ, ये तो बिल्कुल वैसा ही पेन है, लेकिन मैं इस पेन को ले नहीं सकता। उस पर उस एग्जीक्यूटिव ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उस पर JRD टाटा ने कहा कि टाटा ग्रुप की वैल्यूज में किसी भी ऑफिसर से कोई गिफ्ट लेना सही नहीं माना जाता। उस पर इस एग्जीक्यूटिव ने कहा कि मैंने ये पेन खास आपके लिए लाया है और मैं ये बात बाहर किसी को नहीं बताऊंगा। तो उस पर JRD टाटा ने कहा कि कंपनीज की वैल्यूज को फॉलो करना ये मेरा प्रिंसिपल है और उन प्रिंसिपल्स के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। सो JRD टाटा वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। JRD टाटा के बाद मिस्टर रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन बने और उन्होंने टाटा ग्रुप के जो बिजनेसेस हैं उन्हें बहुत ही तेजी से एक्सपांड किया। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि उन्होंने इन बिजनेसेस को ग्लोबल बिजनेसेस बना दिया। उन्होंने भी JRD टाटा और दोराबजी टाटा की तरह ही मिस्टर जमशेदजी टाटा के विजन पर काम किया और उसे और स्ट्रांग बनाया। तो आप ये कह सकते हैं कि जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप का विजन बनाया और उसके बेस पर काम किया। दोराबजी टाटा ने उस बेस को स्ट्रांग बनाया, JRD टाटा ने उसकी दीवारें खड़ी की और बाद में रतन टाटा ने उस पर घुमट चढ़ाया। तो ये थी टाटा ग्रुप की स्टोरी।
अब हम अंबानीज की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। मिस्टर धीरूभाई अंबानी का जन्म 1932 में गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे। अपने पिता स्कूल टीचर होने के बावजूद भी धीरूभाई अंबानी को स्टडी में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद अपना एजुकेशन छोड़ दिया और वो एडन चले गए, जो कि यमन देश में आता है। वहां पर उन्होंने कुछ टाइम गैस स्टेशन पर काम किया। बाद में जो भी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती गई, उन्होंने उन्हें ग्रैब करना शुरू किया। एडन में उस टाइम सिल्वर के कॉइन्स मिलते थे, तो धीरूभाई ने देखा कि वो कॉइन जिस सिल्वर से बने हैं, उस सिल्वर की वैल्यू उस कॉइन की वैल्यू से ज्यादा है, जिसके चलते उन्होंने उस सिल्वर को मेल्ट करना शुरू किया और मेल्ट करके वो सिल्वर को बेचने लगे। फिर 1957 में वो इंडिया वापस चले आए। इंडिया वापस आने के बाद मुंबई में वो एक चॉल में रहने लगे और मुंबई में ही उन्होंने अपनी पहली कंपनी रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू की। मिस्टर धीरूभाई अंबानी की ये कंपनी स्पाइसेस और पॉलिस्टर यार्न की ट्रेडिंग का काम करती थी। उसके बाद उन्होंने टेक्सटाइल यानी कपड़ों के बिजनेस में एंटर किया और विमल ब्रांड लॉन्च किया। विमल ब्रांड को होलसेलर्स की तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने खुद ही उस ब्रांड को सीधा कस्टमर्स को बेचना शुरू किया। मिस्टर धीरूभाई अंबानी के पास एक स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर थी। उस जमाने में लोग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते थे और ऐसे टाइम यानी 1977-78 में उन्होंने अपना आईपीओ लाया। अलग अलग टाउन्स और सिटीज में जाकर उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि अगर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें उसका फायदा जरूर मिलेगा। उन्होंने लोगों को रिलायंस के जो बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है, उसके बारे में बताया और लोगों को कन्विंस भी कर लिया। बाद में रिलायंस का आईपीओ 7 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। उसके बाद उन्होंने अलग अलग बिजनेसेस में एंटर किया, जैसे कि पेट्रोकेमिकल बिजनेस, रिफाइनरी बिजनेस एटसेट्रा। और उन बिजनेसेस में वो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन बन गए। उनका बिजनेस रूल था कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हें वॉल्यूम के साथ बेचा जाए, फिर उस पर प्रॉफिट मार्जिन कम भी हो तो भी चलेगा। और अब हम देखते हैं कि जिस तरह से मिस्टर मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को मैनेज किया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज को मैनेज किया है, तो उन्होंने भी अपने पिता के रूल्स को फॉलो किया है। बाद में उन्होंने और भी कई सारे बिजनेसेस में एंटर किया, जैसे कि टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एटसेट्रा। अपने बिजनेस सक्सेस के चलते उन्होंने शेयर होल्डर से जो वादा किया था वो पूरा किया, जिसके चलते अंबानी ही नहीं बल्कि रिलायंस के शेयर होल्डर्स भी बहुत अमीर बन गए और कुछ तो मिलियनियर्स भी बन गए। जब रिलायंस का आईपीओ आया था तब रिलायंस का रेवेन्यू 70 करोड़ रुपए था, जो कि साल 2002 तक 75,000 करोड़ से भी ऊपर चला गया था। अपने डिफिकल्ट टाइम में लोगों ने रिलायंस के आईपीओ में इन्वेस्ट करके धीरूभाई अंबानी को काफी सपोर्ट किया था और इसी के चलते उन्होंने अपनी कंपनी को एक शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनी बनाई, जिसमें वो इन्वेस्टर्स को रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड देने लगे। साथ ही रेगुलर शेयर होल्डर्स मीटिंग के जरिए उन्हें कंपनी के फ्यूचर्स प्लान्स बताने लगे और एक पार्टनर की तरह ट्रीट करने लगे। अपने एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग में वो अपने सारे शेयर होल्डर्स को बुलाते थे और उसके लिए बड़े बड़े ग्राउंड्स बुक करते थे। अपने बिजनेस सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की पहली वो कंपनी थी जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में शामिल थी। साल 2002 में धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई, जिसके बाद उनके बिजनेसेस उनके दोनों बेटों के बीच बांट दिए गए, यानी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच बांट दिए गए। साल 2007 में अनिल अंबानी की नेटवर्थ $45 बिलियन थी और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $49 बिलियन थी। जो कंपनीज मिस्टर अनिल अंबानी को मिली थी, जैसे कि रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कम्युनिकेशन एटसेट्रा, इनको अनिल अंबानी अच्छे से चला नहीं पाए, जिसके चलते उनकी ग्रुप की लगभग सारी कंपनीज खराब परफॉर्म करने लगी और कुछ तो बैंकरप्ट भी हो गई। जिसके बाद रिसेंटली उन्होंने कोर्ट में बयान दिया है कि उनकी फिलहाल की नेटवर्थ 0 हो गई है। वही मिस्टर मुकेश अंबानी ने अपने पिता के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाया, जिसके चलते फिलहाल यानी फरवरी 2020 में उनकी नेटवर्थ $57.4 बिलियन है, यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए है। तो अब सवाल ये आता है कि टाटा ग्रुप और अंबानी ग्रुप, इन दोनों में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? और साथ ही ये भी सवाल आता है कि टाटा ज्यादा अमीर है या फिर अंबानी? चलो तो अब इसे समझते हैं। मुकेश अंबानी की जो मेन कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। उनकी बाकी कंपनीज जैसे कि रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, ये सब रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनीज हैं। तो अगर हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की साइज देखनी है, यानी ये पता करना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी है, तो उसके लिए हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना होगा, जो कि फिलहाल यानी 16 फरवरी 2020 को 9,42,422 करोड़ है। और मिस्टर मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का करीब 48% स्टेक है, जिसके चलते उनकी नेटवर्थ $57 बिलियन के करीब आती है। वही अगर टाटा ग्रुप की बात की जाए तो टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज हैं, लगभग हर इंडस्ट्री में उनकी प्रेजेंस है। टाटा ग्रुप की टोटल 28 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। यानी अगर कंपनी के साइज के बारे में बात करें तो टाटा ग्रुप रिलायंस ग्रुप से बड़ा है। तो सवाल ये आता है कि अगर टाटा ग्रुप रिलायंस से बड़ा ग्रुप है तो फिर मिस्टर रतन टाटा रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में क्यों नहीं आते हैं? तो उसका जवाब आपको टाटा सन्स, जो कि टाटा ग्रुप की मेन होल्डिंग कंपनी है, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर पता चल जाएगा। टाटा सन्स में मिस्टर रतन टाटा की जो शेयर होल्डिंग है वो 1% से भी कम है। अगर ऐसा है तो फिर बाकी शेयर होल्डिंग किसके पास है? तो बाकी शेयर होल्डिंग टाटा ग्रुप की जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके पास है।
जैसे कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट, आरडी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट एट्सेट्रा। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल इम्पैक्ट इन जैसी चीज़ों पर काम करती है। तो टाटा सन्स की करीब 66% शेयर होल्डिंग इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर है। अगर ये 66% शेयर होल्डिंग इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की बजाय अगर मिस्टर रतन टाटा के नाम होती तो वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन होते हैं, और सिर्फ इंडिया के ही नहीं, वो एशिया के भी रिचेस्ट पर्सन होते हैं। पर टाटास के लिए पैसा ज़्यादा मैटर नहीं करता, सोशल इम्पैक्ट ज़्यादा मैटर करता है। और इसीलिए जब से टाटा ग्रुप शुरू हुआ है, उनका मेन फोकस इंडियंस को एम्पावर करना, गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, इस पर है। तो इन बिजनेस प्रिंसिपल्स और एथिक्स की वजह से ही टाटा को ट्रस्ट का दूसरा नाम माना जाता है। तो फिर चाहे हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, या फिर 26/11 के हमले में जो लोग इंजोर हुए हैं उनका इलाज हो, इन सब में टाटा ग्रुप की ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा आगे रहती है। अगर मिस्टर मुकेश अंबानी की डोनेशन देखी जाए तो वो साल 2018 में 402 करोड़ रुपए थी, जो कि उनके टोटल नेटवर्थ का करीब 0.1% आता है। तो आप कह सकते हैं कि अंबानीज की कंपनीज कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स का खास ध्यान रखती है, वही टाटा की कंपनीज कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के वर्कर्स और सोसाइटी का ध्यान रखती है। आप कह सकते हो कि मेनली वो सोसाइटी का ध्यान रखते हैं। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है तो उसमें दोनों भी बिजनेसेस काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। टाटा ग्रुप और रिलायंस दोनों भी लाखों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। डोनेशन के मामले में टाटा ग्रुप के बाद मिस्टर अजीम प्रेमजी का नंबर आता है, जो कि विप्रो को चलाते हैं। पिछले साल ही उन्होंने करीब 50,000 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। उससे पहले भी उन्होंने कई बार बड़ी बड़ी अमाउंट्स डोनेट की है। इस डोनेशन से पहले वो इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन थे, और इस डोनेशन के बाद वो फिलहाल इंडिया के 17th रिचेस्ट पर्सन हैं। उनकी स्टोरी हम पहले एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसके लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक अनाउंसमेंट है, पिछले 3 सालों से हम इंडिया को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने पर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ले सके। इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके लिए इस फाइनेंशियल ईयर का सबसे बड़ा ऑफर लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको हमारे सारे कोर्सेज पर फ्लैट 33% डिस्काउंट और लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रहे हैं। सो आज इन ऑफर्स का लाभ उठाएं और इंडिया को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करें। ऑफर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो हम लोग ने देखी है वीडियो, और कैसी लगी आपको? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और इसमें उन दोनों में ये बताया है कि कौन ज़्यादा अमीर है, इसीलिए हमने जो है वो वीडियो को उतने एक्साइटमेंट से जो है अभी शुरू किया था। अच्छा, मुझे वीडियो से पहले ये नहीं पता था कि वो सारे अपने जो शेयर्स हैं वो चैरिटी में दे देते हैं, इस वजह से उनका नाम नहीं आता है। मुझे ये नहीं पता था, ये वीडियो देख के पता मुझे चला। ये वीडियो देखने के बाद आई मस्ट से कि दोनों में वाज़ेह फ़र्क मैं तो एटलीस्ट कर सकती हूँ कि मेरे लिए जो ज़्यादा बेहतर है वो टाटा वाला जो बिजनेस है वो ज़्यादा वो मेरे पूरी लिए बेहतर है। सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी का जो ओवरऑल जो वेलफेयर है उसके लिए काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप चैरिटी में दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, तो ये एक ओवरऑल पर्सनैलिटी भी आपकी अच्छी होती है। और आजकल हर कोई जो है वो अपना नाम चाहता है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई सोच रहा है कि यार मेरा जो है वो नाम ना आए और मैं उसको हटाकर सोसाइटी को हेल्प आउट करूँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और हर आम बंदा ऐसा फैसला नहीं कर सकता जो कि उन्होंने बहुत किया है। बड़ी बात बहुत है, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। हर कोई चाहता है हमारा नाम हो, हमें मतलब हमें लोग अमीर, हमारा अमीर लिस्ट में नाम आए, हर कोई चाहता है। बट वो अपने प्रिंसिपल्स को जो उनके दादा और जो उनके पुराना चला हुआ आ रहा है उसको वो चला रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, और सोसाइटी को हेल्प आउट कर रहे हैं, और सारी शेयर और उनका विजन यही है कि उन्हें इंडिया को एम्पावर करना है और इंडिया को उन्हें आगे बढ़ाना है। तो इस तरह के जो विजन और मिशन हैं वो वाकई एक कंट्री के लिए, मैं कहती हूँ एक कंट्री के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और कंट्री के लिए जो ओवरऑल इनका बिजनेस है, इनका विजन है, इनका मिशन है, बहुत ज़बरदस्त है, और इससे इंडिया को फायदा बहुत होता बातें है। तो बहुत से लोग करते हैं कि हम अपने कंट्री के लिए ये, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दिखाते हैं जो कि हम दिखाते patriotic हैं। हैं। बट ये जो डिसीजन है और इसको जो है एक एग्जाम्पल, इनकी एक लाइव एग्जाम्पल करके दिखाया है, तो वो बहुत बड़ी ज़्यादा बात अच्छा है। और उसके अलावा जो ऑन द अदर हैंड मुकेश अंबानी का उन्होंने बिजनेस बताया कि उनके जो है वो फादर के बाद उनके बेटे में जो है वो आ गया था बिजनेस, और उसको इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई है, उस पर मुकेश अंबानी के जो है वो घर का पूरा हमने जो है वो देखा है, उसके ऊपर रिएक्शन किया है। तो उसको भी देखकर और इसको भी देख के आई थिंक मेरे लिए जो फेवरेट है वो टाटा वाला बिजनेस है। उसकी वजह यही है कि वो ऐसी सोसाइटी
और ये नहीं है कि जैसे उन्होंने घर बनाया हुआ है कि अपने लिए ही, वो भी ठीक है, वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है कि एक चीज होती है ना, सब मिलके खाएं, और एक होती है कि एक बंदा अकेला। हाँ बड़प्पन की बिल्कुल, बात है बहुत, बिल्कुल। और दिल बड़ा करना पड़ता है इसके लिए। सबका नहीं होता, बहुत कम होते हैं लोग, उनका होता है। तो अगर- इसकी रिक्वेस्ट थी, तो बहुत ज्यादा हमें अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई हो तो आप लाइक कर दें वीडियो को, इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें बता दें कि आपको और इस तरह की वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना है तो। और बस आज के लिए इतना ही, आपको आई होप पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।